इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। ओवैसी के करंट से यूपी और पश्चिमी बंगाल के राजनेता के पसीने छूट रहे हैं। जी हां, भाईजान के वोटों के ठेकेदार पार्टियां अब सहम सी गई हैं। बिहार विधानसभा में 5 सीटें जीतकर अपनी पैठ मुस्लिमों में भाईजान ने बना ली है। आपको बता दें, वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 126 सीटें जीतकर सबको चौंका भी दिया है। वहीं निकाय चुनाव में मुस्लिमों ने भर भर कर वोट दिया। ये आंकड़े देखकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के पसीने छूट रहे हैं। जी हां, मुसलमानों की सरपरस्त पार्टियां परेशान हो चुकी हैं। आने वाले चुनाव कांग्रेस भी ओवैसी के परफॉर्मेंस से हैरान है। कांग्रेस को ओवैसी के कारण महाराष्ट्र और बिहार में मुंह की खानी पड़ गई। बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव में ओवैसी मुसलमानों का विश्वास जीतने में सफल रहे। आपको बता दें, खास तौर पर छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी की जीत ने सियासी समीकरणों को नई दिशा दे दी है। इन नतीजों को केवल स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले बड़े चुनाव का संकेत भी माना जा रहा है। पार्टी के प्रमुख ओवैसी की सक्रिय भूमिका को इस जीत की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। ओवैसी ने इस बार पहले की तुलना में ज्यादा समय चुनाव प्रचार को दिया, घर घर जाकर संपर्क किया और छोटे इलाकों में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उन्होंने उठाया भी। पार्टी नेताओं के मुताबिक पिछली बार मिली करीबी हारों ने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मेहनत करने के लिए भी प्रेरित किया, जिसका सीधा असर नतीजों पर दिखा। वहीं ओवैसी ने इसके लिए पब्लिक को धन्यवाद भी दिया है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किन किन शहरों में कितना परसेंटेज उन्होंने वोट हासिल किया था, AIMIM को कितनी सीटें मिली थी। तो आपको बता दें, संभाजी नगर में उन्होंने 33 सीटें जीती, मालेगांव में पार्टी को 21 सीटें मिली थी। अब उसके अलावा आपको बता दें, अमरावती में 12 और नादेर में 14, धुले में 10 और सोलापुर में 8 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। इसके अलावा मुंबई में 8, नागपुर में 6 और ठाणे में 5। अकोला की अगर बात की जाए तो उसमें 3 और अहिल्या नगर में और जलना में 2-2, चंद्रपुर में 1 सीट जो है वो हासिल की गई थी। AIMI के खाते में कई सीटें जो है वो गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले नगर निकायों में चुनाव में 80 सीटों से उन्हें शहरी मतदाता की सोच भी समझने को मदद मिली, जिसका फायदा इस बार साफ दिखाई दिया। AIMIM का प्रभाव भी बिहार से BMC तक भी देखने को मिला। चुनाव में अनुमानित वोटों की शेयर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 2020 में बिहार विधानसभा में 2 से 3%, जिसमें कुछ मुस्लिम बहुल सीटों में 5 से 6% मिले थे। 2024 लोकसभा की अगर बात की जाए तो बिहार में 3 से 4% परसेंटेज वोट मिले थे। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का। अब बात करते हैं शुद्ध मानसिकता के लोगों की। जी हां, आधी आबादी को लेकर सभी पार्टियां कभी कभी विवादास्पद बयान देती रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों को लेकर सामने आए एक विवादित बयान पर। जी हां, कांग्रेस के दतिया विधायक फूल सिंह बरैया और द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने आधी आबादी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। हाल ही में तमिलनाडु के क्वैद-ए-मिल्लत गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान विधायक ने दिया जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, सांसद ने कहा कि तमिलनाडु एक द्रविड़ राज्य है जहां आपकी प्रगति को
महत्व दिया जाता है। यहाँ हम लड़कियों से कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करें, जबकि कई उत्तर भारतीय राज्यों में लड़कियों से कहा जाता है कि काम पर ना जाए, घर पर ही रहें, रसोई में काम करें और बच्चों को जन्म दें, और यही उनका काम है। डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन द्वारा उत्तर भारत की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर कानून के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में शुक्रवार को उनके खिलाफ याचिका दाखिल कर दिया गया। ये परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया है। इसमें बिहार की लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। वहीं आपको बता दें, कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर भी रखा है और इसके लिए कोर्ट ने 22 जनवरी की तिथि तय की है। इसके अलावा Mr. Dayanidhi Maran has demeaned and in a derogatory manner he has abused the North Indian people, which is definitely not right. And as a parliamentarian, as a former minister, I really feel, very sad and very bad that how these people are being allowed like this. So once again he has told as if the North Indians are uneducated, they don't have culture and all those things. And all these filthy words from his mouth, though it is a very, regular from DMK people, I think these DMK people should have some common sense using all these things. I don't think Dayanidhi Maran has some common sense. So he doesn't use his sense at all. So this is the problem. And always, there is nothing to glorify our own culture or our people, our language. Dayanidhi Maran and all the other DMK leaders should stop discriminating our brothers and sisters from other states, because let them talk the pride of their state. Even I belong to Tamil Nadu. I talk the pride of my state, but I am not degrading the sisters and brothers of other states. Another thing, laptop, NDA government from Puducherry, I was LG, we gave 4 years back itself, we have given laptop. It is not Dayanidhi Maran who is giving the laptop, DMK. And another thing, they are portraying their photos and they are threatening the children who are having the laptop. If you are removing the photos, LCOT won't give guarantee for those. So they are threatening by giving laptops and encashing that for voting. So this is the unity in diversity. They are in parliament. They are. अब आपको बता दें, द्रमुक के अलावा महिलाओं को लेकर बरैया ने भी विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि रुद्रयामल तंत्र नामक पुस्तक में लिखा है कि विशेष जातियों की महिलाओं के साथ संबंध बनाने से तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। आपको बता दें, बरैया यही नहीं रुके, उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की सुंदरता पर भी सवालिया निशान लगाए हैं और कहा कि सुंदर लड़की को देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। उन्होंने बलात्कार को इस मानसिकता से जोड़ा कि लोग पुण्य कमाने के लिए मासूम बच्चियों तक नहीं छोड़ रहे हैं। ये बयान दतिया के भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया जिसने पूरे प्रदेश में गुस्सा और आक्रोश भड़का दिया है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। वहीं विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग विधायक की इस अभद्र और अस्वीकार्य टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे दलित और आदिवासी समाज के खिलाफ अपमानजनक और अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान भी करार दिया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है इस बयान की जांच कर रही है। पार्टी ने कहा है कि विधायक से स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान न केवल विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश में सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। तो आपको बता दें, इस तरह के बयान से पूरी तरह से देश में आक्रोश हो गया है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहां राहुल गांधी से सीधे अपने विधायक को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भावुक होते हुए बेटियों को जातियों में बांटने की मानसिकता पर गहरा दुख भी जताया है। इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के ऊपर बंधी पट्टी। तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ट्राइब को कैसे निकालें?
ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए? उन्होंने अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनके दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया। सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। हमारे आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती है। अब बात कर लेते हैं आस्था के रामायण मंदिर की। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक भव्य और ऐतिहासिक खबर आज सामने आई। अब बिहार में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे बिहार के लोग की जीवन शैली में भी सुधार होगा। आपको बता दें, मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के कैथोलिया स्थित जानकी नगर में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में दुनिया के सबसे बड़े अखंड शिवलिंग सहस्त्रलिंगम की विधिवत स्थापना आज की गई। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र धार्मिक उत्साह और भक्ति के माहौल में डूबा नजर आया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ सहस्त्रलिंगम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बताया जा रहा है कि यह अखंड शिवलिंग अपने आप में विश्व का सबसे विशाल और अद्वितीय शिवलिंग है, जो श्रद्धालुओं के आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा। विराट रामायण मंदिर परियोजना को लेकर पहले ही देश विदेश में चर्चा हो रही थी और अब सहस्त्रलिंगम की स्थापना से इस धार्मिक परिसर का महत्व और भी बढ़ गया। बड़ी संख्या में संत, महात्मा, धर्माचार्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। आपको बता दें, आयोजकों का कहना है कि विराट रामायण मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बल्कि ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान देगा। सहस्त्रलिंगम की स्थापना को सनातन संस्कृति और शिव भक्ति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, इस शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है और शिवलिंग का जो वजन है वो लगभग 200 टन बताया जा रहा है। तो विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई है। मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर होंगे। तो इस मंदिर की जो विलासिता है वो देखने को मिल रही है। एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता जो है इस मंदिर में होगी। मंदिर के निर्माण पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो विराट रामायण मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर में कंबोडिया के अंगकोर वाट से भी ऊंचा ये मंदिर बनाया जा रहा है। ऊंचाई लगभग 270 फीट की होगी। आपको बता दें, श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पावन स्थल पर दर्शन मात्र से ही आध्यात्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होगी। पूर्वी चंपारण से यह आयोजन पूरे देश के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश को लेकर आया है। आपको बता दें, इस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है। शिवलिंग की ऊंचाई जो है वो 33 फीट बताई जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और आज पिताजी की याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले इसका सपना देखा था कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया था और अब आज वो जो आंखों के सामने पूरा होते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और बिहार वासियों को शुभकामनाएं। एक बार शिवलिंग स्थापित हो जाएगा तब मंदिर का पूरा बाकी निर्माण कार्य वो हो सकेगा, क्योंकि जब एक शिवलिंग स्थापित नहीं होता तो मंदिर के दीवार को तोड़ना पड़ता शिवलिंग को लाने के लिए। अब एक पहला माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव कर लिया है, दूसरा माइलस्टोन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जा रही है शिवलिंग इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रेनाइट पत्थर से ये पूरा शिवलिंग जो है वो बना हुआ है।
अब बात कर लेते हैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद की आस की। जी हां, यूपी में राजनीतिक बयानबाजी भले ही दलित और पिछड़ों की जाति का हो, लेकिन चुनाव में तरकश के तीर ब्राह्मणों के पास ही रहते हैं। आपको बता दें, बीजेपी के ब्राह्मण बैठक पर चिंगारी को हवा भी मिली है। यूपी में 10% ब्राह्मण है और 100 विधानसभा सीटों को वो प्रभावित भी करते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, वैसे वैसे ब्राह्मणों पर सियासत तेज हो जा रही है। आपको बता दें, मायावती ने भी 2007 में ब्राह्मण के समर्थन के कारण ही सरकार बना पाई। प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से करवट बदलती नजर आ रही है। सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह है 3 बड़े नाम। जी हां, मायावती, अखिलेश यादव और पंकज चौधरी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नेता 12 मन यानी ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने हाल ही के महीनों में अपने बयानों और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए संकेत दिए कि पार्टी सामाजिक संतुलन की पुरानी रणनीति की ओर लौटना चाहती है। बसपा का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला बहुजन हमेशा से दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की भी बात करता है। 2007 की बात की जाए तो 2007 में मायावती 80 ब्राह्मणों को टिकट देकर 41 सीटें जीती थी। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की राजनीति को लंबे समय तक यादव मुस्लिम समीकरण से जोड़कर देखा गया, लेकिन बीते कुछ चुनाव के बाद यह साफ हो गया कि यह समीकरण अब उतना प्रभावी नहीं रहा। 2012 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में 21 ब्राह्मण विधायक थे। अब अखिलेश समावेशी राजनीति की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज को सम्मान और प्रतिनिधित्व देने के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी मंचों पर ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी और नरम भाषा इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं अब तीसरा नाम है पंकज चौधरी का, जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण सीट और हिंदुत्व को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकता है, पर वो साथ नहीं छोड़ सकता। 2017 और 2022 में 46 ब्राह्मण विधायक थे। बीजेपी पहले से ही इस वर्ग में मजबूत पकड़ का दावा करती है, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात में पार्टी किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहती। पंकज चौधरी जैसे नेताओं की सक्रियता ये दिखाती है कि बीजेपी भी 12 मन यानी ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर पूरी तरह सतर्क है और उसे मजबूत करने में जुटी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें जमीन पर असर दिखाएंगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्राह्मण मतदाता अब केवल जाति नहीं बल्कि सत्ता, स्थिरता और भविष्य की राजनीति को देखकर फैसला कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस भरोसा और निर्णायक प्रतिनिधित्व ही निर्णायक होगा। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 12 मन समाज एक बार फिर केंद्र में है। मायावती, अखिलेश यादव और पंकज चौधरी तीनों की कोशिशें ये बताती हैं कि आने वाले चुनाव में मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीतियों का भी होगा। अब बात कर लेते हैं ठाकरे ब्रदर्स के पतन की। जी हां, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल दी। पिछले 3 दशकों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ठाकरे परिवार का वर्चस्व अब खत्म हो रहा है। बीजेपी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने विपक्षी गठबंधन के हर दाव को पूरी तरह से फेल कर दिया। पवार का परिवार भी पस्त नजर आया। करीब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने के बावजूद शिवसेना यानी यूबीटी अपना आखिरी किला भी नहीं बचा सकी। उधर पुणे में भी बीजेपी ने शरद पवार और अजीत पवार की जोड़ी को सियासी मात दे दी है। 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपसी गिला शिकवा भुलाकर एक साथ नजर आए। अपनी सियासी वर्चस्व को बचाए रखने के लिए मराठी अस्मिता
का मुद्दा आक्रामक तरीके से उठाया गया। मराठी भाषा और मराठी पहचान की राजनीति को भुनाने की कोशिश की गई। उनके समर्थकों को यह उम्मीद थी कि ठाकरे ब्रांड की मुंबई की राजनीति में वापसी होगी, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स पूरी तरह से फेल रहे। ना ही मुंबई, ना ही ठाणे और ना ही पुणे, नासिक में कोई करिश्मा दिखा सके। वहीं बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग और शिंदे के साथ सियासी केमिस्ट्री को बनाए रखा। भावनात्मक तरीके से कई मुद्दों पर फोकस किया गया। इसी तरह पवार के सामने अपने सियासी दुर्ग को पुणे और पिंपरी चिदवड नगर महापालिका पर सियासी वर्चस्व को कायम रखने का, लेकिन बीजेपी ने उसे भी ध्वस्त कर अपना कब्जा जमा लिया। ठाकरे ब्रदर्स और पवार परिवार की महाराष्ट्र में हार देश के सियासी परिवारों के लिए एक सबक बन गया है। बिहार चुनाव में पहले ही लालू यादव की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव बीजेपी की मात खा चुके, लेकिन ये सबक अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन और अभिषेक बनर्जी के लिए किसी सबक से कम नहीं है। आपको बता दें, बीएमसी चुनाव के उस नतीजे की जिसने ठाकरे भाइयों की राजनीतिक झटका दी है। 30 सालों के लंबे समय तक शिवसेना का मुंबई निगम में दबदबा रहा, लेकिन इस बार चुनाव ने दिखा दिया कि बदलते राजनीतिक समीकरणों के चलते पारंपरिक वोट बैंक भी अब सुरक्षित नहीं है। उत्तर और दक्षिण भारतीयों पर आक्रामक रहे ठाकरे बंधुओं को लगा नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मराठी मानुष का जाप करने वाले ठाकरे बंधुओं की गुंडई पसंद नहीं आई। 78,000 करोड़ वाले बजट वाले बीएमसी के साथ अन्य महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में मुंह की खानी पड़ गई। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और अब निकाय चुनाव ने हार ने ठाकरे बंधुओं की अकड़ निकाल दी है। हिंदुत्व की राह छोड़ना और राज ठाकरे का साथ आना उद्धव ठाकरे को भी भारी पड़ गया। महाविकास अखाड़ी में फूट के कारण यूबीटी का ग्राफ जो है वो नीचे चला गया। अब ठाकरे बंधु कब उठ पाएगा ये तो समय ही बताएगा। अपने पिता बालाजी ठाकरे के साम्राज्य को अदूरदर्शिता के कारण खत्म कर दिया गया। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि शिवसेना के लिए ये नतीजा एक चेतावनी है। शहर में विकास के मुद्दे, नागरिक सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मतदाताओं को असंतुष्ट कर रही हैं। इन सबके बीच एआईएमआईएम ने अपनी रणनीति के तहत स्थानीय वार्डों में पैठ बनाई और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। बीएमसी चुनाव में यह झटका केवल वोट शेयर में गिरावट तक सीमित नहीं रहा। इससे यह साफ संकेत मिला कि मुंबई में अब शिवसेना का सत्ताधिकार 100% सुरक्षित नहीं है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका असर और भी बड़ा हो सकता है। विश्लेषकों की माने तो ठाकरे भाइयों को अब अपने वोट बैंक की पुनर्संगठना करनी होगी और मुस्लिम और वर्गीय समीकरण को फिर से मजबूत करना होगा। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने भी रणनीति बदली। विरोधी दलों ने एआईएमआईएम की सक्रियता का फायदा उठाया और कई सीटों पर मुकाबला खड़ा किया। इसका मतलब है कि आगामी चुनाव में मुंबई में सत्ता के समीकरण और जटिल हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्थानीय मुद्दे और छोटे दलों की सक्रियता भविष्य के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।